तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आपके अपने चैनल शिवम कॉमर्स वाला पे। और बाकी दिन तो हम बोर्ड पे पढ़ाते थे, लेकिन आज जो है कुछ कारणवश कॉपी और पेन के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो अभी एक दो वीडियो जो है हमारी वो इसी तरह से आने वाली है। तो अगला जो हमारा हेडिंग होने वाला है वो होने वाला है क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? क्लोजिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, दो चीज़ समझने वाली चीज़ है, वो हम लोग समझते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो ईयर चलता है ना अकाउंटिंग का, जो अपना अकाउंटिंग ईयर होता है वो होता है क्या? तो अपना अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027। ये है अपने यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं अकाउंट्स में ओपनिंग। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओपनिंग। और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग। ठीक है, यही आपको समझाना था कि लास्ट डेट पर जो एंट्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजिंग बोलते हैं। और ये कौन सा ईयर है? तो ये कहलाता है अपना फाइनेंशियल ईयर। ये क्या कहलाता है? अपना फाइनेंशियल ईयर, जो कि कहाँ से कहाँ चलता है? 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, अभी हम लोगों ने 24 नंबर की एंट्री तक देखी थी। अब हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं 25वें नंबर की एंट्री से। जो 25वां नंबर का एंट्री है वो है अपना क्लोजिंग इन्वेंट्री का एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होता है। तो इसको एक लाइन में लिख लीजिए, गुड्स अनसोल्ड। गुड्स अनसोल्ड ऑन 31 मार्च, यानी कि क्लोजिंग वाले दिन, यानी कि 31 मार्च को जो गुड्स क्या रह गया? अनसोल्ड रह गया, उसके लिए हम लोग करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो इसके एंट्री पर आते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? तो ये हो जाएगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू। टू क्या होगा? तो टू होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि भैया यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना जो रेवेन्यू है वो मेरा प्लस हो रहा है, और साथ ही साथ क्या प्लस हो रहा है? तो ये एसेट्स प्लस हो रहा था, तो इसको हम लोग क्या कर दिए? डेबिट कर दिए। ठीक है, ये था अपना 25वां एंट्री। अब हम लोग देखेंगे अपना 26वां एंट्री। 26वां एंट्री है आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? इसको एक लाइन में से लिखेंगे, एक्सपेंसेस अनपेड। एक्सपेंस कैसा है? अनपेड है। एग्जाम्पल में क्या समझ सकते हैं इसको? कि आउट स्टैंडिंग सैलरी, मतलब काम करा लिए हैं और सैलरी अभी तक नहीं दिए हैं। तो ये मेरा खर्चा है। तो आपको तो पता ही है कि एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है। और क्रेडिट क्या कर देंगे? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ओएस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट हो, तो यहाँ पर रेंट लिखेंगे। यहाँ सैलरी है, यहाँ हम सैलरी लिखेंगे। जो मेरा एक्सपेंस होगा, अगर सैलरी होगा तो सैलरी, रेंट होगा तो रेंट, या कोई और चीज़ हो सकता है वो भी यहाँ पर, सिर्फ इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे, एंट्री को आगे बढ़ा देंगे। इसमें क्या हो रहा है देखिए, बकाया है ना मेरा, तो मेरा क्या इंक्रीज हो जाएगा? तो भैया लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो भैया ये होता है, ये लायबिलिटी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा कि ये क्या होता है? ये लायबिलिटी होता है अपना। ठीक है, अब अपना 27वां एंट्री की तरफ हम लोग आते हैं। और जो हमारा 27वां एंट्री है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये था आउटस्टैंडिंग, हम बकाया रखे हैं, और ये है प्रीपेड, यानी कि क्या? हम पहले पेमेंट कर दिए हैं। तो इसका जो हम लोग समझेंगे ना, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले समझते हैं, सैलरी पेड इन एडवांस। सैलरी क्या कर दिए हम लोग? एडवांस में पे कर दिए। तो एडवांस में पे कर देंगे तो इसका एंट्री क्या होगा? ठीक है, अगर एडवांस में पे कर देंगे तो इसका एंट्री
क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंस से इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा बकाया है, ये हम पहले पे कर दिए हैं। तो यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट। मेरा एक्सपेंस है, ये हो जाएगा एक्सपेंस अकाउंट। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो। यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एसेट्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। आप एक बार इस एंट्री को शुरुआत से देखिए कि हमने क्या समझा है। तो हम समझ रहे हैं क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज, जिसमें आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक हमारा अकाउंटिंग ईयर चलता है। 1 अप्रैल को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और जो लास्ट डे है अपना, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। इसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको बोलते हैं क्लोजिंग। यही होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको भैया बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। डेट क्या चलता है, 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक। 1 अप्रैल ओपनिंग और 31 मार्च 2027 क्या है, क्लोजिंग। इसके बाद हम लोग सीखे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होता है। ऐसा गुड्स जो 31 मार्च को यानी कि क्लोजिंग वाले दिन क्या रह गया, अनसोल्ड रह गया, हम बेच नहीं पाए, उसके लिए एंट्री है। हम सीखे कि क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग डेबिट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अगला हम समझे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, काम करा लिए लेकिन भैया पैसा नहीं दिए, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस अनपेड, कि काम हो गया लेकिन पैसा हम नहीं दिए हैं। उसका एंट्री क्या किए हम लोग, एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिए और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिए। क्यों किए, क्योंकि ये मेरा लायबिलिटी है, और जब लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। वही बात, अगर यहाँ सैलरी होगा तो हम एक्सपेंस के नाम पर सैलरी लिखेंगे, रेंट होगा तो एक्सपेंस के नाम पर हम क्या लिखेंगे, तो भैया हम रेंट लिख देंगे। फिर हम समझे हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब कि एडवांस में पैसा दे दिए, अभी पैसा रख रहे थे काम करवा के, यहाँ क्या कर रहे हैं, एडवांस में पैसा दे दे रहे हैं, सैलरी पेड इन एडवांस। तो ठीक इसका उल्टा एंट्री हो जाता है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस। फिर वही बात, यहाँ पर अगर सैलरी थी तो हम यहाँ पर सैलरी का जिक्र करेंगे, रेंट एडवांस पे कर देंगे तो यहाँ पर रेंट आ जाएगा। जो चीज़ होगा उसका नाम यहाँ पर बदल करके हम लोग एंट्री क्या कर देंगे, एंट्री पास कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने 28 नंबर के एंट्री के तरफ। अब अपना अगला एंट्री है 28 नंबर, और 28 नंबर का क्या का है, एक्रूड इनकम। अब भैया एक्रूड इनकम क्या है, तो एक्रूड इनकम समझ लेते हैं पहले क्या है, कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब पैसा कमा तो लिए हैं लेकिन वो पैसा हमको मिला नहीं है। तो इसको एग्जांपल में कैसे समझेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड, मेरा इंटरेस्ट आया है, बैंक में जब पैसा जमा करते हैं हम लोग उस पर क्या मिलता है, हमको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट का क्या है, हम लोग तुरंत उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जब हम तुरंत उपयोग नहीं कर पाएंगे पैसे को, तो हम लोग उसी को बोलते हैं एक्रूड इनकम। क्या मिला, कि बैंक में हम किए इन्वेस्ट पे हमको क्या मिला, इन्वेस्ट करने पे हमको मिला इंटरेस्ट, लेकिन आज के आज इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं यूज़ कर पाएंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्रूड इनकम। कि हम कमा तो लिए, मेरा अर्निंग हो गया, लेकिन नॉट रिसीव्ड, किसी काम का भी ये नहीं है। तो इसमें क्या है, मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, इसमें क्या है, मेरा एसेट्स बढ़ रहा है। तो एसेट्स बढ़ता है तो आपको पता है ना कि हम क्या करते हैं, एसेट्स जब बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, तो भैया हम लोग डेबिट करते हैं। तो किसको डेबिट कर देंगे, तो एसेट्स किस नाम से बढ़ रहा है, तो एक्रूड इनकम के नाम से बढ़ रहा है। ठीक है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनकम। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि मेरा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, मेरा क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर मेरा रेवेन्यू भी प्लस हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने 29 नंबर के एंट्रीज़ पर। अब 29 नंबर का एंट्री क्या है, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम क्या हो गया, हमको एडवांस में मिल गया। इसको एक लाइन में अगर समझेंगे तो अनअर्न्ड इनकम। ये कैसा इनकम होता है भैया, ये होता है अनअर्न्ड, अभी तक कमाए नहीं है, ऐसा इनकम है जिसको कमा तो लिए हैं लेकिन अभी मेरे हाथ में ये कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इसका एग्जाम्पल जब समझेंगे तो एग्जाम्पल होता है कमीशन रिसीव्ड
इन एडवांस, कमीशन क्या हुआ हमको भैया एडवांस में मिल गया, ठीक है। तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। इंटरेस्ट भी क्या हुआ, यहाँ इंटरेस्ट मिला और यहाँ क्या मिला, कमीशन मिला। तो चलिए अब जब कमीशन मिलेगा तो कमीशन मिलेगा तो मेरा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेवेन्यू घटेगा तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। 2 इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब अगर इंटरेस्ट मिला तो इंटरेस्ट, कमीशन मिला तो कमीशन, जो भी मिलेगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हम अभी क्या लिख रहे हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब क्यों, तो ये जो क्यों क्रेडिट हुआ, तो ये क्या है, ये मेरा लायबिलिटी है, ये मेरा क्या है, लायबिलिटी है। इससे मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, तो भैया मेरा रेवेन्यू घट रहा है। इसीलिए इसको हम क्या किए हैं, तो अभी यहाँ पर क्या सीखे हम लोग, तो हम सीखे पहला कि एक्रूड इनकम, कि कमा तो लिए हैं लेकिन मिला नहीं है, ब्याज मिलेगा लेकिन तुरंत उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा एसेट्स बढ़ रहा है और मेरा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। तो एक्रूड इनकम को डेबिट करेंगे और इनकम अकाउंट का जो भी यहाँ पर मोड होगा, इंटरेस्ट है या कुछ भी है, वो यहाँ पर हम चेंज करके लिख लेंगे। ये मेरा इनकम रिसीव इन एडवांस है, अनअर्न इनकम इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कमीशन मिला एडवांस में या इंटरेस्ट मिला हमको एडवांस में, तो हम क्या किए, यहाँ मेरा रेवेन्यू घट रहा था तो हम इनकम अकाउंट को डेबिट कर दिए, और यहाँ मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा था तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लोग क्या किए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। अब हम लोग चलेंगे अपने 30वें एंट्री की तरफ, और 30वां एंट्री क्या है, तो 30वां एंट्री है अपना डेप्रिशिएशन का, डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन क्या है, इसको एक लाइन में समझते हैं, आगे इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अपने को एक लाइन का ज़रूरत है, तो फिलहाल उस एक लाइन को क्या कर लेते हैं, फिलहाल उस एक लाइन को हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या है डेप्रिशिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जब हमारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है तो हम लोग उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। इसका एग्जांपल कैसे समझेंगे, तो डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, बिल्डिंग और फर्नीचर। डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, मशीन पे, बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, ये डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, तो डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस है भैया। आप ये सब जानते हो, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में आप ये सब सीख चुके हो। तो डेप्रिसिएशन अपना क्या है, तो भैया डेप्रिसिएशन जो है वो अपना क्या है, तो एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग कर दे रहे हैं डेप्रिसिएशन को डेबिट, और 2 किससे, तो एसेट्स पे लग रहा है ना, एसेट्स पे। क्यों, तो एसेट्स मेरा माइनस हो रहा है, घट रहा है मेरा एसेट्स, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। और ये तो मेरा एक्सपेंस है, ये तो आपको पता ही है, और एक्सपेंस मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अपने 31वें एंट्री की तरफ। जो अपना 31वां एंट्री है वो है अमोर्टाइजेशन। जो अपना 31वां एंट्री है वो क्या है, अमोर्टाइजेशन, ठीक है। अब अमोर्टाइजेशन क्या होता है, तो भैया यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि डेप्रिसिएशन और ये अमोर्टाइजेशन लगभग दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक अंतर है। ये कहाँ लग रहा था, तो भैया फिक्स एसेट्स पर। कहाँ लग रहा था, फिक्स एसेट्स पर। ये क्या होगा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये किसके वैल्यू में घटाव के कारण हो रहा है, तो जब इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसमें जब हमको नुकसान होगा तो उसका क्या होगा, उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या समझेंगे हम लोग, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल।
ट्रेडमार्क में अमोर्टाइजेशन हो सकता है क्योंकि ये भी मेरा इंटेंजिबल है। पेटेंट में मेरा हो सकता है। कॉपीराइट में मेरा हो सकता है। किस किस में होगा? तो गुडविल में होगा, ट्रेडमार्क में होगा, और भैया पेटेंट में होगा, और कहाँ होगा? तो कॉपीराइट में होगा। तो अगर होगा तो हम क्या एंट्री लगाएंगे? तो अभी हम आपको बताएं ना कि ये बिल्कुल डेप्रिसिएशन की तरह है। तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या था? खर्चा था। तो एमोर्टाइजेशन भी मेरा क्या है? तो भैया ये भी मेरा खर्चा है, क्योंकि अभी आप बताएं कि दोनों सेम चीज़ है। तो अगर सेम चीज़ है तो डेबिट किसको करेंगे? तो भैया एमोर्टाइजेशन को डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट किया एमोर्टाइजेशन को? क्योंकि एमोर्टाइजेशन क्या है? मेरा खर्च है। ठीक है। 2 हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। मेरा एसेट्स यहाँ भी घट रहा है, सेम चीज़ है। ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट्स में अगर क्वेश्चन अगर आपका गुडविल का बात करेगा तो आप यहाँ गुडविल लिखोगे। क्वेश्चन ट्रेडमार्क की बात करेगा आप यहाँ ट्रेडमार्क लिखोगे। क्वेश्चन पेटेंट बोलेगा आप पेटेंट लिखोगे। क्वेश्चन कॉपीराइट बोलेगा आप यहाँ पर कॉपीराइट लिखोगे। बस यही चीज़ है, आपको चेंज करना है और कुछ नहीं करना। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने 32वें एंट्री की तरफ, और 32वां एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये किसको मिलता है? ये ओनर को मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलता है? भैया ओनर को मिलता है। कैपिटल आपको पता है क्या होता है? जो पूंजी प्रोप्राइटर या ओनर लगाता है बिजनेस में, उसको बोलते हैं। अब ये इंटरेस्ट क्या है? ये तो हमको मेरे ही सामान पे मिला ना, मेरे ही पूंजी पे मिला। तो मेरे लिए क्या है? तो अगर मेरे ही पूंजी पे हमको मिल रहा है तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये 2 क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल क्या हो रहा है मेरा? बढ़ भी तो रहा है, इसलिए क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और ये डेबिट क्यों हो गया? क्योंकि ये मेरा खर्चा है। और आज का जो लास्ट एंट्री होने वाला है अपना 33 नंबर का, वो होने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। ड्राइंग का मतलब आप जानते हो कि जब पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर कोई सामान को निकालता है तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग में क्या होता है? तो ड्राइंग में भैया कैपिटल घट जाता है। ड्राइंग में क्या होता है? कैपिटल अपना घट जाता है। तो घट जाएगा तो यानी कि मेरा ये क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हो जाएगा तो कैपिटल को कर देंगे डेबिट। कैपिटल को कर देंगे डेबिट। और 2 क्या? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी यहाँ पर क्या सीखे? तो हम लोग यहाँ पर सीखे डेप्रिसिएशन के लिए, जब हमारे फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में वैल्यू में गिरावट होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब एमोर्टाइजेशन की बात आई तो फॉल इन इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, उसकी वैल्यू में जब कमी होती है तो अमोर्टाइजेशन कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक दिक्कत की बात है कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, आप वीडियो को उतना प्यार नहीं दे रहे हो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज़ से है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पर दिक्कत हो रही है, और मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप लोग चैनल पे आइए, शेयर कीजिए, पढ़िए अच्छे से। हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि आप पढ़ लें, आप अच्छे से आपका अकाउंट्स का जो है डाउट क्लियर हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।